पनाग साहब को इसलिए लिखा है कि जनरल पनाग इज द ओनली ऑफिसर हु हैज पेन डाउन, ही हैज फाइंड सम टाइम एंड ही हैज रिटन हिज ग्रीवेंस। लेकिन आप किस कैपेसिटी से क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं और क्या ग्राउंड है आपके पास कि आप इनको एक्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं? हम कर्नल डूडी हैं, भारत के एक नागरिक, सीआरपीसी 39 बी, बीएनएसएस 33। ये हमें हक देता है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का जहां सवाल हो वहां इंफॉर्मेशन हम संबंधित पुलिस ऑफिसर या संबंधित न्यायिक अधिकारी को दे सकते हैं। एक एसआई साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी और एसएसपी, इनके नाम भी आप एफआईआर में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आधार है? ये 166 के मुलजिम हैं कि जिनका काम था एफआईआर लिखना, उन्होंने नहीं लिखी। इन चारों के खिलाफ भी एफआईआर में नाम लिस्ट में होना चाहिए एज पर लॉ, और वही हमने इनसे रिक्वेस्ट की है। जय हिंद साथियों, आज की जो वीडियो है ये खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं कर्नल रण सिंह डूडी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने 29 तारीख को देशवासियों के सामने एक आह्वान किया था, 24 घंटे का समय दिया था। वो क्या आह्वान था और 24 घंटे के बाद आपने क्या एक्शन लिया? लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के पॉइंट्स हैं कि आप थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इंग्लिश में ना जाए, हिंदी का इस्तेमाल करें। तो सर, आप बताइए आपका क्या वो आह्वान था और 24 घंटे के बाद आपने क्या किया? कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाथ साहब को एवं उनके पुत्र को पंजाब पुलिस के कुछ लोगों ने बेदर्दी से मारा पीटा, जानलेवा हमला किया, डकैती की, उनका फोन एवं आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया गया एवं बहुत से अपराध किए गए। उसके बाद में जो कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उससे मैं पीड़ित था, इसलिए मैंने देश को आह्वान किया था कि जो कार्य विधि के विधान के अनुसार होना चाहिए वो या तो 24 घंटे में हो जाए, अगर नहीं होता है तो कोई भी देशवासी अगर इस केस के न्याय हेतु आगे बढ़ता है तो मैं उसका प्रबल समर्थक हूं। यदि कोई भी देशवासी आगे नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में समस्त भारतीय भाई बहनों का आदेश एवं आशीर्वाद समझते हुए मैं कर्नल रण सिंह डूडी, प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी सुपर पावर इंडिया पार्टी, मैं इस काम को अपने ऊपर लेता हूं और समस्त सैनिक, अर्धसैनिक, उनके परिवार एवं उनके अफेक्टेड लोग जितने भी होंगे उन सब से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आगे से, उन सबको मैं कंप्लेनेंट बन करके आगे बढ़ करके मैं और मेरी पार्टी उनका समाधान करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। तो हमने आह्वान किया था 24 आवर्स का 29 मार्च को। जब 29 मार्च का आह्वान 30 मार्च को खत्म हो गया था और कोई भी भारतीय इसमें आगे नहीं आया तो समस्त भाई बहनों का आशीर्वाद समझते हुए हमने तुरंत 30 मार्च को एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, माय लॉर्ड 3 जजेस बेंच एवं रजिस्ट्रार, उन चारों को हमने एक लेटर डिस्पैच किया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस था, और उसमें हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मांग की थी, जिसको माय लॉर्ड इज काइंड इनफ टू रजिस्टर एज 17373 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 2025। इसका जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस है। जैसे ये हियरिंग पाएगी हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कर्नल पुष्पेंद्र के केस में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है। उसके सिवा कुछ और भी पॉइंट हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि न्याय हित में समस्त देशवासियों को सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एवं आदेश अनुसार न्याय मिलेगा। कर्नल डूडी साहब, आपने कहा कि विधि के विधान अनुसार नहीं हुआ, जबकि इस केस में एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो छूट गई और जिनको आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हो और विधि के विधान से करना चाहते हो, वो क्या मुद्दे हैं? ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर नंबर 069। ये एफआईआर रजिस्टर हुई है 22/3/25 को दिन के लगभग 1 बजे।
इस एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस लगे हैं वो 8 सेक्शन लगे हैं। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो देखने वाली चीज है यह है अक्रेंस ऑफ ऑफेंस। अक्रेंस हुआ है 14/3/25। इसके बाद में ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन पुलिस स्टेशन 21 को। पहला एक्शन विधि के विरुद्ध ये है कि 13-14 मार्च की रात को कर्नल पुष्पेंद्र और उसके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने एक रिलेटिव के थ्रू गुरतेज सिंह ढिल्लों के माध्यम से कंट्रोल रूम को बताया। एक एएसआई साहब मौके पर घटना पर पहुंचे। घटना साफ थी और एफआईआर जिन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी उसमें सभी लोग सम्मिलित नहीं किए गए। सेकंड, एसएचओ को भी पर्सनली बताया गया और एसएसपी साहब को भी सेम नाइट मिसेस पुष्पेंद्र सिंह बात उनकी सिस्टर ब्रदर इन लॉ ने जाके बताया। ये एफआईआर दर्ज हुई है 22 तारीख को और 17 तारीख को एसएसपी साहब ने 12-13 लोगों को सस्पेंड किया है और हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जांच करने के बाद उनकी संलिप्तता असॉल्ट ऑन अफेयर में पाई गई, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगर एसएसपी साहब संतुष्ट थे कि 12-13 लोगों का समूह वहां पर था, जो कि उनका एडमिटेड फैक्ट है, वो खुद कह रहे हैं कि रोज नामचा में हमने डाला था कि 12-13 लोग वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ने जा रहे हैं और जांच के बाद एसएसपी साहब ने पाया कि 12-13 लोग वहां मौके पर थे और लड़ाई झगड़े में शामिल थे, मारपीट में। तो ये जो एफआईआर होनी चाहिए थी ये उन सभी 12-13 के खिलाफ होनी चाहिए थी। एक तो एफआईआर डिले हुई है और दूसरा उसमें ये एक गलत इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि एफआईआर की रिपोर्ट इंफॉर्मेशन 21 को मिली है। जब मार पीटने वालों को आपने 17 तारीख में सस्पेंड कर दिया तो आपको 21 तारीख को घटना का कैसे पता चला? दूसरी गलती, जिन लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं एफआईआर में उनको इस तरह से लिखा गया है कि कुछ समय के बाद में अननोन करके उसकी एफआईआर लगा दी जाए और उन कल्प्रेट्स को बता दिया जाए। जब 17 तारीख को आपको मालूम थे कि 4 इंस्पेक्टर, कुछ एएसआई और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे, तो उन्होंने हरजिंदर, हैरी बोपेराय, राजवीर, सुरजीत, इनके आगे उनका रैंक पदनाम नहीं लिखा है और जो एड्रेस लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में उसमें अननोन कर दिया। यानी कि इस एफआईआर को पढ़ करके कोई नहीं बता सकता कि ये लोग पुलिस वाले थे। जब 17 तारीख को आपने सस्पेंड किया है तो आपके पास में उनके नाम, पता, डोजर, रोल सब कुछ है, आपके अधीनस्थ काम करें, तो उन सब का नाम होना चाहिए था 22 तारीख के एफआईआर में। उन 13 के 13 लोगों का नाम और पता सही होना चाहिए था। तो ये तीसरी गलती है। पहले उन्होंने एफआईआर लेट लिखी, दूसरी बार डेट ऑफ अक्रेंस इंफॉर्मेशन गलत बताया और तीसरा जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है वो भी गलत किया। और इस एफआईआर के अंदर 6 पर्सन अननोन है। जब एएसआई कंट्रोल रूम की इंफॉर्मेशन के बाद में मौके पर जाके आ गया, उसको मालूम था, तब उन्होंने किसी रणधीर नाम के कांस्टेबल की तरफ से एफआईआर लिखी कि कुछ लोगों ने मारा पीटा, जो कि कर्नल साहब पर इल्जाम इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और कर्नल साहब की एफआईआर उन्होंने नहीं लिखी जो कि लिख सकते थे। एसएचओ को मालूम था। सो जब एसएचओ को मालूम था तो सीआरपीसी 154 में उनकी ड्यूटी है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको बताया जाता है तो ये उनका कर्तव्य है कि उसी वक्त उसको एफआईआर दर्ज करो, जांच करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने 166 का अपराध किया, इज ऑफेंडर बाय नॉट रजिस्टरिंग एफआईआर। और अगर एसएचओ नहीं करता है तो उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को होती है। एसएसपी साहब के पास में उसी दिन मिसेज पुष्पेंद्र बात गए अपने रिलेटिव के साथ में, जहां उन्होंने एफआईआर नहीं की 14 तारीख में। So SSP is also offender of IPC 166. फर्दर एसएसपी साहब ने उन पर दबाव बनाया कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। फोर्सिंग ए विटनेस टू गिव फॉल्स एविडेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। और उसके बाद में एसएसपी साहब ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया।
वो जानते हैं कि एक कर्नल का स्टेटस डीआईजी से भी सीनियर होता है। उनकी वाइफ रोती गाती उनके पास में खड़ी है, आप उनको उस एसएचओ के पास भेज रहे हो जो हमारे जेसीओ के बराबर है। इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं कर सकता था एसएसपी उनकी। तो इस जो एफआईआर के अंदर होना चाहिए था, ये जो 8 सेक्शन लगी हुई थी, इस 8 सेक्शन के अंदर ये सभी के सभी 13 और बाकी के सेक्शंस में एएसआई जो उस टाइम पे मौके पे पता था जिसने एफआईआर नहीं लिखी, एसएचओ ने लिखी, एसएसपी ने लिखी, और वो डीएसपी साहब जिन्हें आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल हॉस्पिटल में दे के आए थे, ये चारों के चारों अपराधी जिनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। इन सब बातों से मैं पीड़ित था, इसलिए मैंने देश को आह्वान किया था कि 24 घंटे में या तो कोई भारतीय इसको न्याय दिलाए, और अगर कोई भी भारतीय न्याय नहीं दिलाता तो मैं मानूंगा कि पूरे भारत का मुझे हुक्म है और मैं न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ूंगा और न्याय दिलाऊंगा। द कंट्री इज विद मी, वी विल गेट जस्टिस। तो सर आपने इस केस में जब 24 घंटे के बाद आप आए और आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली, तो पीआईएल में आपने क्या क्या डिमांड की है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 29 तारीख को हमने देश को आह्वान किया, जब कोई आगे नहीं आया तो 30 तारीख को हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माय लॉर्ड को एक बहुत ही हम्बल सा लेटर लिखा, जिसका हेडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें हमने उनसे 4 रिक्वेस्ट की है। नंबर 1, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज दिन तक कोई भी सैनिक या अर्धसैनिक बल जिसके विरुद्ध पुलिस ने सीआरपीसी को मिसयूज किया, उनको न्याय नहीं मिला और उनकी आत्माएं तड़फ रही हैं। समस्त सेना के अंदर इस बात की नाराजगी बढ़ रही है, और वो नाराजगी कहीं हद पार ना कर जाए और समस्त भारत के नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए। इसलिए भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा नेशनल कैरेक्टर भी है एंड मैं पैट्रियट भी हूँ। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैं समझता हूं कि सिचुएशन आपस में पुलिस और आर्मी की बहुत बढ़ती जा रही है, एंड पुलिस सीआरपीसी का मिसयूज कर रही है, आर्मी इज मेंट ऑफ आर्म्स। अगर आर्मी ने कहीं आर्म्स का मिसयूज कर लिया देन देयर इज नो बॉडी टू कंट्रोल। तो राष्ट्रहित में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 1950 से लेकर आज तक जितने भी केस है उन सबको रीओपन किया जाए और देखा जाए कि कहाँ कहाँ पुलिस ने सीआरपीसी का मिसयूज करते हुए केस को हसप किया है, पुलिस को बचाया है, और आर्मी वालों को पीटने के बाद में भी आज उनकी आत्माएं बिलख रही हैं। कुछ ऊपर चले गए होंगे, वो ऊपर बैठ के रो रहे हैं, कुछ नीचे रो रहे हैं, लेकिन ये सब के सब अभी एक सुर हो गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर हैज़ टू बी चेक एंड बैलेंस। तो जब हम देश आज़ादी से लेकर आज तक के सभी केसों को रिव्यू करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और पुलिस और आर्मी का प्यार दोबारा बढ़ जाएगा। जैसा पहले था देश आज़ादी से पहले, वैसा हो जाएगा। हमने इसमें ये कहा है कि साहब आप 5-7 लोगों की कमेटी बना दीजिए, हमें भी रख लीजिए, प्रोफेबली अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त हो वो तैयार हो जाएं तो उनको शामिल कर लीजिए, और सर्विंग होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी को शामिल कर लिया जाए, और हमें असेस कर लेना चाहिए उन केसेस में क्या होना चाहिए, जिनको अभी दंडित होना चाहिए उसको दंड कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा कानून बनाए जो कि प्रिवेंट करे पुलिस को अपराध करने के लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री के विरुद्ध। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट ऑल केसेस between the military, paramilitary and police needs to be reviewed and the justice has to be given now. Second is कि जब पुलिस की एफआईआर इस तरह का एटीट्यूड है कि वो एफआईआर ही सही नहीं लिख रहे तो क्या जांच सही करेंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस के खिलाफ सही जांच करे और उनको सही चार्जशीट करके उनको कन्विक्ट कराए, ऐसा असंभव लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहते थे कि इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई जांच करे। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज कर्नल पुष्पेंद्र केस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और तीसरी हमने रिक्वायरमेंट ये की थी कि जो 12-13 लोग जिनको सस्पेंड किया गया है वो आर प्रूव्ड ऑफेंडर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज एसएसपी हिमसेल्फ, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम चार्जशीट and their address should be mentioned correct. All these 8 sections should be applicable to them, and remaining offenders including SI, SHO, DSP and SSP for violation of 166 and compelling the witnesses to change their statement, come to compromise और criminal intimidation कि उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इन सब के खिलाफ भी एफआईआर हो। यही सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुहार थी, और इस गुहार के बेसिस के ऊपर माय लॉर्ड मेहरबान होते हुए हमारी बात को तवज्जो देते हुए उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन किया है
Number one bench of my lords, including Chief Justice of India, was kind enough to entertain my letter dated 30/4/2025. This is a clerical mistake. My secretary, she has made a mistake. Otherwise, this is 30/3/29 को हमने आह्वान किया, 30 को लिखा और 21 को माय लॉर्ड ने उस लेटर को कॉग्निजेंस में लेते हुए और ये हमें इनवार्ड नंबर दे दिया गया है। ठीक है सर। इस इनवार्ड नंबर के अनुसार PIL की श्रेणी में इस लेटर को रख दिया गया है और ये अंडर प्रोसेस है। किसी भी दिन ये हियरिंग पर आएगी, हम अपनी बात विनम्रता से साहब के सामने रखेंगे और माय लॉर्ड जैसा ठीक समझेंगे, एज ही डीम्स फिट एंड अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो डायरेक्शन रहेंगे, दैट विल बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी। कर्नल साहब, आपकी PIL 21 अप्रैल को रजिस्टर्ड हो गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके 6 दिन बाद आपने फिर एक ये लेटर लिखा है जिसमें आपने श्री मंजीत सिंह स्योरान IPS उनको एड्रेस किया है। आपने क्यों एड्रेस किया है, फिर इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कल पुष्पेंद्र सिंह के मारपीट का जो केस था वो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को सौंप दिया गया है, जिसमें एक टीम गठित हुई है। उस टीम के अध्यक्ष या IO, प्रिंसिपल IO मिस्टर मंजीत सिंह है, जो कि हरियाणा काडर के 2015 बैच के IPS ऑफिसर हैं। क्योंकि ये IO हैं अभी केस के और FIR में क्या क्या कमियां हैं उनको सुधारने के लिए मैंने इनको चिट्ठी लिखी। और इसके बाद आपने एड्रेस किया है मिस कंवरदीप कौर IPS। कोई भी जांच होती है वो जांच किसी के ना किसी के सुपरविजन में होती है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक आदेश बनाता है कि वो कौन होगा उसका फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर द इमीडिएट सुपीरियर लाइक SHO अगर कोई जांच करते हैं तो DSP के थ्रू कोर्ट में चार्जशीट जाती है। इस तरह से CRPC 158 में चार्जशीट हाउ टू फॉरवर्ड, उसमें जो इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी है मंजीत के, वो मैडम है कंवरदीप कौर। ये पंजाब काडर की IPS है 2013 से 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें डेपुटेशन पे भेजा है 3 साल के लिए। सो बिकॉज इन ये डायरेक्शन दे सकती है इनको। अगर मंजीत सिंह हमारे लेटर के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैडम से अनुरोध है कि वो इनको आदेश करें और उन सब चीज़ों को समावेश करें जो हमने अनुरोध किया है। और इसके बाद आपने श्री गौरव यादव IPS जो कि 1992 बैच के हैं उनको भी एड्रेस किया है। गौरव साहब पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि ये कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि घटना पंजाब की है और ये पंजाब के स्टेट चीफ पुलिस ऑफिसर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप कोऑपरेट करेंगे, तो जो चीज़ें हमने इनमें बताई हैं ये अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से दूसरी FIR करके सुमर्ज कर देंगे या इनको बता देंगे, जैसा भी ठीक समझा एज पर हिज विजडम। आई हैव रिक्वेस्टेड हिम। इसमें आपने एक लिस्ट जारी की है और जहां पर मेंशन किया है, रिक्वेस्ट की है एक्यूज का नाम इंक्लूड करने के लिए FIR में। ये कौन है और कैसे आप ये कह रहे हैं कि ये एक्यूज हैं? ये वो लोग हैं जो SSP साहब ने खुद इनको सस्पेंड किया हुआ है और ये पाया गया है कि दे वर इन्वॉल्वड इन असॉल्ट एंड अफरे द क्राइम विच इज रजिस्टर्ड। तो इसके बाद बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। क्या इन धाराओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं? कौन कौन सी धारा है, किस किस केस में है? थोड़ा जो BNS की धारा 109 है, ये पहले 307 होते थे, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर आप CCTV फुटेज कैमरा देखेंगे तो वन ऑफ द ऑफिसर हैज कॉक्ड हिज पिस्टल ही वाज अबाउट टू किल मिस्टर पुष्पेंद्र नीत सर। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि मर्डर नहीं हुआ इसलिए अटेम्प्ट है, तो ये 307 में आती है। नंबर 2 पर आता है BNS 310। ये पुरानी धारा 395 डेकोइटी, 10 से ज़्यादा लोग हथियारबंद जिन्होंने धावा बोला और कर्नल साहब का मोबाइल और उनका आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया। पहली सेक्शन है 1152, इसमें वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, और जो 1171 है इसमें कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है, गंभीर चोट। और 1172 है, इसमें है विद वेपन, डेडली वेपन के साथ में अगर आपको अटैक करता है, चोट आती है, तो 1171 में आता है। ये जो BNS 126 है, ये पुराना 341 है IPC के अनुसार, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। 12 लोगों ने घेर के मारा, उनको भगने में नहीं दिया, उनको अवरुद्ध किया। और BNS 351 में है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी कि आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं, एक इनकाउंटर करके आए और कहीं आपका भी शामिल ना हो जाए उसमें। और BNS की सेक्शन 190 है कि 10 से ज़्यादा लोग, कॉमन ऑब्जेक्ट, 10 से ज़्यादा लोग थे, हथियारबंद थे और सबने मिलकर के एक ऑब्जेक्ट था उनको करना, उनके बेटे को मारना पीटना। इसलिए ये 8 धाराओं में पुलिस ने अपने स्वेच्छा से लगाई हैं, जो इन्होंने पाया है कि ये अपराध हुआ है। कर्नल साहब, ये जो धाराएं FIR में पुलिस ने लगाई हैं, लेकिन इन धाराओं में ये जो
एक्यूज्ड हैं, जहां लिस्ट है, इनका नाम इंक्लूड नहीं है उस एफआईआर में, तो इनके लिए क्या ये मीनिंग, कुछ मीनिंग रखता है क्या? यही हमारी डिमांड है कि ये जो धाराएं लगी हुई हैं ये 5-6 लोगों पे लगी हुई हैं, जबकि एसएसपी साहब ने खुद इनको दोषी पाया है और सस्पेंड किया, तो इन सभी पे सेम धाराएं लगनी चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो एफआईआर में त्रुटि है वो करेक्ट होनी चाहिए। यस सर, मैं अब आपसे थोड़ा एक तीखा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इतने लोग ग्राउंड में हैं, वहां पर लोगों ने धरना भी दिया है, पूर्व सैनिकों की रैली भी निकली, उन्होंने आक्रोश भी किया, लेकिन आप किस कैपेसिटी से ये क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं और क्या ग्राउंड है आपके पास कि आप इनको एक्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं, और कौन कौन सी वो चीज आपको सपोर्ट करती है कि जिनके आधार पर आप ये चीज कहना चाह रहे हैं? हम कर्नल डूडी हैं, सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत के एक नागरिक हैं। सीआरपीसी 39 बी, बीएनएसएस 33 ये हमें हक देता है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का जहां सवाल हो वहां इंफॉर्मेशन हम संबंधित पुलिस ऑफिसर या संबंधित न्यायिक अधिकारी को दे सकते हैं। और हमारे आधार ये हैं कि एसएसपी साहब ने खुद हाई कोर्ट में इस बात का एफिडेविट दिया है कि ये 13 लोग मारपीट में शामिल थे। दे आर ऑफेंडर्स, इफ दे आर ऑफेंडर्स देयर एड्रेस इज नॉट टू मिस्टर एसएसपी। अगर एसएसपी साहब को एड्रेस मालूम है, ना मालूम है, तो उन 13 के 13 के शामिल होना चाहिए। जो वहां पर उन्होंने डेली डायरी में नाम लिखा है, वहां से उन्होंने शायद, मेरी नॉलेज अभी इस मामले में बहुत अधूरी है क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखा, शायद उनका वहां से रवानगी उस होटल के लिए दिखाई गई है जहां पर मारपीट हुई है। सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों ने मोबाइल रिकॉर्डिंग की हुई है, और उसके बाद में वहां के उनके जो मोबाइल की लोकेशन थी उस टाइम की, जो उन्होंने बार बार फोन कर रहे थे एसएसपी साहब को, वो सब मालूम है। और आई विटनेस वहां पर है। ये सब मेरे आधार हैं, जिस आधार के ऊपर ये 13 के 13 लोग बीएनएस की धाराओं में उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो नहीं हुआ, इसलिए मेरा आह्वान था, अब होगा। कर्नल साहब, ये जो आपने एक्यूज की लिस्ट बताई और उसमें आपने उनके सपोर्ट में वो भी बताया क्या क्या वजह थी, किस वजह से आप उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, उनके साथ साथ अब ये 4 लोग और हैं, एक एसआई साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी और एसएसपी, इनके नाम भी आप एफआईआर में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आधार है? कर्नल पुष्पेंद्र बात साहब के एक रिलेटिव गुरतोज साहब ने घटना की इमीडिएटली कंट्रोल रूम में खबर दी, और उसके बाद में एएसआई सुरेश कुमार साहब मौके पर गए एंड ही असर्टेंड द सिचुएशन। इट वाज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली लॉन्च एन एफआईआर। उसके बाद में एसएचओ साहब को भी इंफॉर्मेशन आई, ये भी एफिडेविट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 14 तारीख को। एसएचओ साहब ने भी एफआईआर नहीं की। सेम नाइट मिसेज पुष्पेंद्र बात अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ में एसएसपी साहब के पास जाते हैं। एसएसपी साहब ने भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी, और डीएसपी साहब उनके मोबाइल और आइडेंटिटी कार्ड हॉस्पिटल में दे के आते हैं। इन सब 4 लोगों, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, सबकी जिम्मेवारी थी सेक्शन 36 में कि अगर एसएचओ ने एफआईआर नहीं लिखी तो ये इंश्योर करते। तो ये 166 के मुलजिम हैं कि जिनका काम था एफआईआर लिखना, इन्होंने नहीं लिखी। दे मिसयूज देयर पावर। ऊपर से इनको धमकी दी गई जिस पर हमने 506 लगाया क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, और उसके बाद में इन्होंने मामले को पूरे को पैचअप करने के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। विटनेस इज बीइंग थ्रेटन्ड एंड प्रेशराइज्ड टू कम डाउन टू कंप्रोमाइज। तो ये जो सेक्शंस लगी हुई हैं, इन सेक्शंस के अंदर इन 4 के खिलाफ भी एफआईआर में नाम लिस्ट में होना चाहिए एज पर लॉ, और वही हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, आईओ से भी, डीजीपी से भी और सुपरवाइजरी ऑफिसर से भी, एंड आई होप दे विल डू इट। तो कर्नल साहब, लास्ट क्वेश्चन, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आपने जो एड्रेस किया है, ये ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब और मेजर जनरल विकास सैनी साहब, इनको आपने एड्रेस किया है, इसके पीछे क्या वजह है, तो क्यों एड्रेस? महामहिम राज्यपाल को हमने इसलिए लिखा है कि बिकॉज ही इज द चीफ एंड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एज वेल एज यूटी, ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो घटना पंजाब में हुई, जांच यूनियन टेरिटरी कर रहा है, ये दोनों के चीफ हैं, तो माननीय से अनुरोध किया है कि वे इंटरवीन करें और न्याय दिलाएं। पनाग साहब को इसलिए लिखा है कि जनरल पनाग इज द ओनली ऑफिसर हु हैज पेन डाउन, ही हैज फाइंड सम टाइम एंड ही हैज रिटन हिज ग्रीवेंस कि क्या देश ने और सेना ने कर्नल पुष्पेंद्र को अकेले छोड़ दिया है, उसके साथ जाती हुई कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मेजर जनरल विकास सैनी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं सुपर पावर इंडिया पार्टी के, वो अपनी समस्त टीम और समस्त प्रांत के साथ भी इस वक्त कर्नल पुष्पेंद्र साहब के साथ खड़े हैं और न्याय के साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं और कार्यरत हैं। तो कर्नल साहब, चलते चलते एक सवाल और। आदेश आदेश नहीं,
एक रिक्वेस्ट है कि इस मूवमेंट में ये जो घटना हुई, बहुत सारे मूवमेंट हुए, लोगों ने आंदोलन भी किया, पूर्व सैनिक धरने पर भी आए और कर्नल साहब कोर्ट में भी गए, उन्होंने एफआईआर भी की। तो अब तक सही डायरेक्शन पर क्या काम हुआ है? ये सब सुर्खियां बटोरने वाली चीजें थी या इनसे कोई हल भी निकलता है? किसी ने कुछ भी किया, कुछ तो समय निकाला, कहीं ना कहीं पीड़ित थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। लेकिन कानून की दृष्टि में जब तक इन सभी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो जाती है, तब तक किसी से भी मिलना, कोई भी पॉडकास्ट बनाना, कुछ भी कहना कानून की नज़र में 0/सन्नाटा। सिर्फ 2 काम अभी तक ठीक हुए हैं। नंबर 1, जो कर्नल पुष्पेंद्र साहब हाई कोर्ट गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन यूटी में ट्रांसफर हो गई पंजाब पुलिस से। और नंबर 2, जो कर्नल ड्यूटी कर रहे हैं। उसके सिवा सिर्फ जनता को जागरूक करना, अपना आक्रोश जमाना तक सीमित है, कानून के दायरे में निल। यानी कि कानून के रास्ते से ही न्याय मिलेगा, आप ये कहना चाहते हैं? जस्टिस इज थ्रू, व्हेन लॉ इज पुट इनटू द मोशन इट टेक्स इट ऑन कोर्स। न्याय सिर्फ न्याय का जो रास्ता निर्धारित है उसी तरीके से मिलेगा। थैंक यू कर्नल साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बेबाक आपने अपने विचार रखे। सिर्फ विचार नहीं रखे, आपने जो एक्टिविटी की है, जो एक्शन लिया है, शायद लग रहा है इसके बाद पुलिस की भी आंख खुलेंगी और पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिक और सर्विंग जितने भी हैं उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअली अगर न्याय पाना है, अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो उसका रास्ता कहाँ से निकलता है। वो लोग सीधे अप्रोच कर सकते हैं कर्नल साहब के साथ, क्योंकि कर्नल साहब ने खुद ये आह्वान किया है कि कोई भी सर्विंग हो या रिटायर्ड, सैनिक हो या अर्धसैनिक, अगर उनके साथ कहीं कोई ज्यादती होती है तो वो बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और उनकी मदद करेंगे। आपने ये जो शब्द कहे, आप इन पर कायम हैं? कायम हैं और कायम रहेंगे, बहुत बहुत आजीवन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।